अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। हमारे दोस्त, हमारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिलीज़ हो गए हैं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ज़रूर मेंशन किया जाए उनके वकील को, ताहिर अयूबी साहब को, जिन्होंने बाकायदगी से ये केस लड़ा। सॉर्ट ऑफ एक हिस्टोरिक लैंडमार्क था, क्योंकि पहली दफ़ा आई बिलीव के 295C के केस में किसी को बेल ग्रांट हुई है, जहाँ पे लेट्स से कोई पॉलिटिको इन्वॉल्व ना हो शायद। और दूसरा, मैं उन जज साहब को जिन्होंने बड़ी दिलेरी से ये केस सुना और फिर ये केस को बेल की तरफ लेके गए, उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब। इंटरेस्टिंगली इनफ, इस केस के अंदर जब थोड़े से फैक्ट्स प्ले आउट हुए तो जब नज़र आ रहा था कि जज साहब बेल देने लगे हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब आप काइंडली इनसे रिक्वेस्ट करें कि ये लेक्चर ना दें। जिस पर जज साहब हंसना शुरू हो गया कि आपका मुकदमा क्या है, आप आए किस चीज़ के लिए और आप डिमांड क्या चीज़ कर रहे हैं। वैसे इतफाक़न इस इतवार अली भाई का लेक्चर नहीं है, बट हाउएवर आई बिलीव के नेक्स्ट वीक से शायद रिज्यूम करेगा। जो तस्वीर मैंने देखी उनकी, जो अपने वकील को मिल रहे थे बाहर और गालिबन अहमद फज़ान साहब के साथ वीडियो कॉल हुई है, तो वो इंतहाई कमज़ोर लग रहे थे। एक इंसान को 3 महीने जेल में रखा गया है नाजायज़ तौर पे। ये हमारे जुडिशल सिस्टम का फेलियर था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक आम इंसान है, कोई उसकी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई उसके पीछे डीप स्टेट नहीं खड़ा हुआ। वो एक रेगुलर जेल में गया था, फॉर व्हाट क्राइम वी डोंट नो, पर 3 महीने उनको उस जेल में रखा गया। उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स उनकी हेल्थ पे आते हैं, अल्लाह करे ना आए, ये टाइम बताएगा। और अब वो मुकदमा उन पे जारी है। हमारा जो पूरा जस्टिस का सिस्टम है वो वर्चुअली स्टैंड स्टिल को आ गया है। हमारे जजेस में कोई इंटेग्रिटी नहीं थी कि वो इस्तीफ़े देते हैं जब जुडिशरी के ऊपर अटैक हुआ। हाँ, वो कोर्ट रिपोर्टर्स के कानों में वसवसा तो करते थे कि जनाब जुडिशरी पे अटैक हो रहा है, पर एक्चुअली कोई नौकरियां नहीं छोड़ा। ऑन मैस रेजिग्नेशन हमने कभी नहीं देखी, और जुडिशरी से हमने ये कभी भी नहीं देखा। बाय द वे, हमारी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कभी। हाँ, जब इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी साहब को बैक किया कि जनाब आप बेफिक्र हो जाएं, आप मूवमेंट लीड करें, तो ये सारे लोग दिलेरी से तकरीरें दे रहे थे। वो एक ग्रेट बिट्रेयल था अदल का, जो उस वक्त भी हुआ और अब भी हो रहा है। अब इस सारे दौरान कोई कोर्ट से रिलीफ किसी बंदे के लिए सॉर्ट ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का केस जो है, मैं समझता हूँ कि एक हिस्टोरिक नोयत का केस है कि इतने सेंसिटिव इशू में जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते, उसके ऊपर उनको बेल मिली है और बिल्कुल सही बेल मिली है। वो कतन कोई फ़्लाइट रिस्क नहीं है। ये जो बेल होती है ना, इसका कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड करें। ना वो फसाद फिल अर्ज करते हैं, ना वो फ़्लाइट रिस्क हैं, तो फिर आप उनको जेल में किस लिए रख रहे हैं? कोई पर्पज़ नहीं था। इंटरेस्टिंगली इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब के लिए तो फ़िलहाल कोई रिलीफ हमें जुडिशरी की तरफ से नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट कल जो DGSPSA की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद तो रिलीफ शायद कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट राना सनाउल्लाह साहब जो बार बार टॉक्स की बात करते थे, अब उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि जो हाकिम वक्त है उसकी अतात राना सनाउल्लाह तो कर रही हैं, लेकिन जब तक इमरान खान साहब नहीं करेंगे तब तक मामला बेहतर नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने DGSPSA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रिएक्शन दिया, उससे मैं डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा कि मैं डिसअपॉइंट हो गया DGSPSA साहब की बात से। बैरिस्टर गौहर साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं आज तक हमें समझ नहीं आया, क्योंकि एक तरफ हैं CM KP के सुहेल अफरीदी साहब, जो जब तकरीर करते हैं तो लगते हैं कि वो बस अभी तैयार हैं रियासत को टेक डाउन करने के लिए, और जब बैरिस्टर गौहर साहब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई मुफाहमत का रास्ता होना चाहिए। तो यू कैन नॉट प्ले बोथ गेम्स एट द सेम टाइम। अवामुन नास ने इमरान खान के लिए जाने दी हैं, इमरान खान साहब के लिए उन्होंने जेलें काट रहे हैं, तो यू कैन नॉट प्ले दिस डबल गेम। अगर आप इस डबल गेम के पाथ पे जाएंगे तो आपकी कोई मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी। सो फार PTI ने, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो या ना हो, सॉर्ट ऑफ अपने आप को ही डिफीट करते रहे, जिसकी वजह से कोई एक्चुअल प्रोटेस्ट वो स्टेज नहीं कर पाए। और रियलिटी ये है कि शायद ये वो टाइम था कि जब मोमेंटम बिल्ड किया जा सकता था। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे इस वक्त 18वीं तरमीम की ज़्यादा डिबेट है, क्योंकि ऑलरेडी NFC अवार्ड्स की डिस्कशन के अंदर बातें होना शुरू हो गई हैं कि जनाब फेडरेशन चाहती है कि आप HEC, BISP और PhD की जो कॉस्ट हैं वो हमें रिवर्ट टू करें। इसके ऊपर अब काफ़ी बहस चल रही है। KP ने अपना मुकदमा पेश किया कि जनाब आपने हमारा 1 ट्रिलियन रुपीज़ कुछ देना है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो तकरीर में ऐसी बातें कर दी हैं जो सिंध के लोग भी हैरान हैं, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस साल जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है सिंध के अंदर,
वो इतना ज़्यादा है कि फेडरेशन नहीं दे समझ पाती। उन्होंने कहा है KP और बलूचिस्तान ने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है एज़ कम्पेयर टू FBR, कि FBR की एक्चुअल हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोविंसेस इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इस बात तक तो मैं फेयरली एग्री करता हूँ कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी एक इतने बड़े लैंड में 25 करोड़ लोगों का जब टैक्सेशन करती है तो उसमें प्रॉब्लम्स 100% आती हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको समझाता हूँ कि जब FBR ने डिसाइड किया कि जनाब हम वैल्यूज़ लगाएंगे प्रॉपर्टी को, विच मेक सेंस, गवर्नमेंट वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर टैक्सेशन होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, तो उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई बिकॉज FBR एक फेडरलाइज्ड बॉडी है। जब वो मुतलका इलाकों में गए, दे वर सो डिपेंडेंट अपॉन लोकल पटवारीज, लोकल गवर्नमेंट पीपल और ब्यूरोक्रेटिक पीपल, कि वहाँ पे कई जगहों पे मार्केट रेट कम थी, सरकार का रेट ज़्यादा था, एंड वाइस वर्सा दूसरी साइड भी होता रहा था। जितना आप गवर्नमेंट को लोकलाइज करते हैं उतनी मैनेजमेंट आसान होती है। एक्चुअली बिलावल साहब को जो बात करनी चाहिए थी वो ये था कि MPA का काम होता है लेजिस्लेट करना, MNA का काम होता है लेजिस्लेट करना, ये बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काम होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है जब बिलावल साहब ये बातें करते हैं, क्योंकि कराची हम देख चुके हैं, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं, फेयरली आप समझें कि लोकलाइज्ड पोलिटिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। जो शहर का हाल है तो वो देख के एक सॉर्ट ऑफ मिसाल पेश की जाती है कि जनाब लोकल बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें क्योंकि एक और शर्त भी होती है कि जब आप लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराएं तो वो फ्री एंड फेयरली होने दें। अगर आप वो होने दें तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आता है। तो हमें इस वक्त जो टसल नज़र आ रही है वो ये है कि फेडरेशन और पावर्स चाह रही है, क्योंकि वर्चुअली एग्जेक्टिव और डीप स्टेट, एक बाय एग्जेक्टिव आई मीन कैबिनेट, जो गवर्नमेंट है, नॉट द पार्लियामेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट और डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वर्चुअली हर इदारा टेक ओवर कर लिया। पीछे ये टैक्सेशन के और ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के डिपार्टमेंट्स रह जाते हैं। अब फेडरेशन अगर इनका भी मुतालबा कर रही है तो फेडरेशन क्या करिए, पावर कंसोलिडेट कर रही है। और फेडरेशन ये क्यों कर रही है? अपनी दानिस्त में। फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जिस रफ्तार से लोन्स ले रही है, पंजाब गवर्नमेंट जिस रफ्तार से लोन्स ले रही है, वैसे तो सिंध गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी ले रही है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अब $3 बिलियन सऊदी अरेबिया ने डिसाइड किया रोल ओवर करने के लिए, तब जाके हमारी को पोजीशन बनी कि हम IMF से अगली डिस्पर्समेंट की मीटिंग कर सकें, जो आई बिलीव मंडे को होनी है, या सैटरडे, इस मंडे को होनी है। अब सऊदी अरेबिया वो 3 बिलियन का रोल ओवर ना देता तो आप फिर एक फाइनेंशियल लूप में स्टक थे। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग रोजी एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न। इनफैक्ट असद उमर ने हाईलाइट किया कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ लाई। आई थिंक हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स। और जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स अब मार्केट में आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। जो सेविंग्स पोर्शन ऑफ इकॉनमी था वो वर्चुअली यूज़ अप हो गया है, बिकॉज FBR जितना मर्जी निचोड़ने की कोशिश करे और पैसा निकल नहीं रहा। इनफैक्ट जो आपके लीडर्स ऑफ बिजनेस हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो कॉमर्स करने के बजाय चेंबर के अंदर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, हाथापाई चल रही है वहाँ पे, गालम गलोच हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बिजनेस एक्चुअली किसी का चल नहीं रहा। तो वो एक कहावत होती है इंग्लिश में कि दी एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। सारे वेले बैठ बैठ के पुट्ठे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस वक्त पूरी की पूरी कौम पर्टिकुलरली एक ही चीज़ कर रही है, दे लुकिंग एट पॉलिटिक्स। एंड अनलाइक DG SPR साहब जो कहते हैं कि जनाब और बड़े काम है आप कर सकते हैं, एक्चुअली और कोई काम नहीं है। बड़ी सिग्निफिकेंटली एक श्रिंकेज हम देख रहे हैं मार्केट में। सारी मेजर कार कंपनीज इस वक्त होल सेल लगा के बैठी हुई हैं, आप हमारी गाड़ियाँ ख़रीद लें। कोई किस्तों पे बेच रहा है, कोई 25 लाख प्राइस स्लैश कर रहा है। आई वंडर ये क्यों हो रहा है? उसकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही। मसलन ये वही फॉर्चूनर है जिसकी कीमत कम की गई है, जिसकी पहले अगर आप बुकिंग कराने जाते थे तो आपको 6 महीने 8 महीने साल का टाइम मिलता था। ये 2-3 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो रियलिटी है कि इकॉनमी इज़ इन वेरी 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 बैड शेप। सोने पे सुहागा जो हमने नए कवानीन इन्फोर्स किए हैं जिससे हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन डैमेज ना हो, वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट फॉर इकॉनमी को डैमेज कर रहा है। ये कौन से कानून है? ये जो हम लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं जहाज़ों में, ये जो भिखारी भी हमारे बाहर जाते थे ना, वो भी रेमिटेंस भेजते थे, अब हमने वो रोक दिए। जो ये स्टूडेंट वीज़ास पे लोग जाते थे और फिर वहाँ जाकर नौकरियाँ करते थे, वहाँ पे नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस करते थे, ये भी पैसा मुल्क में भेजते थे वापस, वो भी हमने रोक दिया और सही रोका है, मैं इसके साथ हूँ। बट डू यू अंडरस्टैंड वाई कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ब्रेन गेन होता है, इट्स नॉट एक्चुअली ब्रेन गेन, इट्स ब्रेन ड्रेन। कि आप एक तो अपनी इकॉनमी को रिलायंट नहीं बना सकते इसके ऊपर।
53% यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे जो हैं वो मनशियात एक या एक से ज़्यादा दफ़ा चख चुके हैं या उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है मनशियात का इस्तेमाल। ड्रग्स का जो इस्तेमाल है हमारे मुल्क के अंदर बहुत आम हो चुका है। 2013-14 की यूएन की रिपोर्ट ही है कि पाकिस्तान में 80 लाख लोग मनशियात के शौकीन और रसिया हो चुके हैं और सालाना ये एक बहुत बड़ा फिगर है। अगर एक फर्द भी मनशियात का शिकार हो जाता है, चाहे वो शराब पीता है, चरस पीता है, हेरोइन का इस्तेमाल करता है, आइस, क्रिस्टल मेथ, कोई भी चीज़ करता है, तो वह पूरे ख़ानदान की तबाही का बायस बनता है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3,000 रुपये की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। अगर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हो कि मिसाल के तौर पे कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो $50 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई आईटी सेंटर खोल रहा है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बना रहा है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है, एनीथिंग लाइक $50-60 मिलियन से लगाता है, दैट इज़ FDI। लेकिन अगर वो $1 लाख अपने रिश्तेदारों को भेज रहा है, वो रेमिटेंस है, दैट इज़ नॉट FDI। वो बड़ी हद है आपके रिटेल आउटलेट्स में जाती है। लाइक मैं किसी को भी नहीं जानता जिसका कोई कज़न, अजीज़, भाई, रिश्तेदार इंग्लैंड या बाहर कहीं काम करता हो या मजदूरी करता हो मिडल ईस्ट में, जो पैसे भेजता हो यहाँ पे और यहाँ पे बैठ के वो इंडस्ट्रियाँ चला रही हूँ। नॉट एट ऑल। वो उनको सस्टेनेंस के पैसे बेचता है और जो वो एक्सेस बेचता है वो रिटेल मार्केट्स में जाते हैं। लाइक गाड़ी ले लो, कपड़े बेहतर ले लो, खाना बेहतर खा लो, साबुन बेहतर ले लो या फिर घर बेहतर बना लो। ये कुल दारोमदार है। इनफैक्ट रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमीज़ के अंदर जो दूसरा नंबर 1 बिजनेस होता है दुनिया भर में वो रियल एस्टेट है। तो आपने चेन ही कंप्लीट नहीं किया। आप अगर रेमिटेंस भेजी जाओ लेकिन हम रियल एस्टेट नहीं चलने देंगे। आपने रियल एस्टेट को सही रोका था, वो एक जिन है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मोस्ट रेमिटेंस मनी होता है वो एक्चुअली फ्लो रियल एस्टेट या कार मार्केट में करता है। तो अगर आपने रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी बनना है लाइक द फिलीपींस, तो फिर आपको कार इकोनॉमी और रियल एस्टेट इकोनॉमी को साथ साथ चलाना होता है। सीसी होता क्या है कि जब आप अकाउंटेंट्स लगा देते हो इकोनॉमी के इंचार्ज जो इन चीज़ों को समझते नहीं है, वो सिर्फ आपको जमा तफरीक करते हैं। सर $2 यहाँ से बचेंगे, $1 वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। ये कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं हो सकती। इनफैक्ट अगर आप IMF के जितने भी यहाँ पे वक्फ आते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, दे ऑल्सो ऑपरेट लाइक एन अकाउंटेंसी फर्म। दे आर जस्ट अकाउंटेंट्स, दैट्स बेसिकली व्हाट दे डूइंग। कोई एक्चुअल इकोनॉमिक प्लान नहीं होता। अगर आप SAP जो स्ट्रक्चरल पॉलिसीज वो पढ़ते हैं, इज बेसिकली अ पॉलिसी ऑन व्हाट टू कट डाउन। प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग हो सकती है कि इंपोर्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। सारे ये बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत बड़ी हो सकती है। ओके, कैसे हो सकती है? ड्रिप कितनी सस्टेनेबल है? सीड क्वालिटी कितनी सस्टेनेबल है? हार्वेस्टिंग के तरीके किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ऑटोमेशन कैसे हो सकती है? रिलीफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैसे हो सकता है? डिपेंडेंसी ऑन करंट सिस्टम ऑफ मन्योर एंड फर्टिलाइज़र कैसे रिड्यूस हो सकता है? इस पे कौन काम करेगा? दिस अफेक्ट्स करोड़ों लोग। अगेन ये चीज़ें तब मैटर करें अगर गवर्नमेंट ने इलेक्ट होके आना हो, क्योंकि आपने सेलेक्ट होके आना होता है। एवरीवन ओनली केयर्स अबाउट कि द मनी कीप्स फ्लोइंग थ्रू द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट अपने रोज़ निभा सके। बिस्प मेरे नज़दीक कैन नेवर बी अ सक्सेस। द बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मॉडल इज बेसिकली यू गिविंग पीपल मनी। The government doesn't collect taxes to redistribute money. The governments collect taxes to redistribute services. आप जो ये पैसे देते हैं, this actually creates an environment of begging. हमारा नंबर 1 एक्सपोर्ट क्या है? beggars. हमारे फैमिलीज़ के अंदर भी एक सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बनाया जाता है। इवन ज़कात का जो अव्वलीन तरीका है वो क्या है? क्या आप लोगों के लिए ज़रिए माश बना के दें। देखते हैं हम पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। दैट इज़ हाउ थिंग्स आर सपोज टू ऑपरेट। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो विजन नहीं है। अब KP के CM सुहेल रिजवी साहब को 9वीं दफ़ा खान साहब से नहीं मिल दिया। अब ये चीज़ कॉमिकल हो चुकी है। वो हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते रिजेक्ट होकर जाते हैं, वो एहतजाज करते हैं, पर एक्चुअल कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें KP की गवर्नेंस की सिचुएशन की, तो वहाँ पर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमने सारा हिस्टोरिकल पस मंज़र दिया कि टेररिस्ट कहाँ से आए, किन्होंने बनाया, क्यों बनाया, किस तरह वो ऊपर जाते नीचे थे, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। बट एक्चुअली KP के CM के मुंह से जो अल्फाज निकलने चाहिए ऑन रिपीट, दे शुड बी अबाउट टेररिज्म। ये वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, राइट।
Me personally, I don't think operations is a good idea, right? But there has to be some solution. Like अगर मुझे लगता है KPCM के ऑपरेशंस अच्छे आइडिया नहीं है तो फिर क्या सोल्यूशन है, आप कुछ प्रपोज करें. बल्कि DGIS पे तो कहा भी था कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक करें, तो आप बिल्कुल करें. वैसे मुझे ज़्यादा तौर पे भी लगता है कि फाइटिंग इंसर्जेंसी ग्रुप्स इज़ नेवर द सोल्यूशन. ये दुनिया भर में तजर्बा होकर देखा हुआ है. चाहे वो दी ओनली बाय द वे एग्जाम्पल दैट वी हैव इन दिस रीजन स्पेशली वो टामिल टाइगर्स की है. वो एथनिक क्लेंजिंग भी थी. लिटरली दे किल्ड ऑल टामिल्स. So I don't think कि at this point we will kill all. Well, TT में उज़्बेक्स भी बहुत होते हैं, but पश्तून भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं. So I don't think we can just kill entire ethnicities altogether. It's not correct. शरई तौर पे ये हराम होता है. It's wrong by all standards. BLA का केस में भी ये है. So we have to understand the grievances. We have to cut off supply. This is the number one problem. When you fight these people, इनकी supply increase कर जाती है. Because you end up doing a targeted operation, चाहे वो BLA के अगेंस्ट हो, BLM के या TTP के अगेंस्ट हो, उसमें कैजुअल्टीज़ होती हैं. वो कैजुअल्टीज़ के लवाहिकीन स्टेट से नफरत करना शुरू कर देते हैं. आप एरिया में ऑपरेशन के लिए मूव करते हैं, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ होती हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ डैमेज होती हैं, वो स्टेट से नफरत करते हैं. सॉर्ट ऑफ एक पूरा विशस साइकिल ऑपरेट करता है. उसके ऊपर रिलीजियस नैरेटिव भी दिया जाता है और एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा भी दिया जाता है. ये सब कुछ सॉर्ट ऑफ कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड कट ऑफ? सप्लाई. यू शुड टेक द लोकल पीपल इनटू कंसिडरेशन. ये फेडरेशन को भी करना चाहिए था, ये KPCM को भी करना चाहिए था. बलूचिस्तान के अंदर CM बलूचिस्तान को भी ये करना चाहिए. अगर आपने कच्चे के डाकुओं से लड़ना है, सो यू नीड CM पंजाब एंड CM सिंध ऑन द सेम पेज. यू नीड वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स और पॉपुलेशन है ऑन द सेम पेज. आप CCD का काम करना चाहते हैं, वेरी गुड, ज़रूर करें. एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाएं जो क्रैकडाउन करता है, लोगों को अरेस्ट करता है और अदालतों में पेश करता है. हम इनकाउंटर्स कभी भी कंडोन नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए. ये एक स्टूपिड सोल्यूशन होता है. हाउएवर, अगर आप CCD इम्पोज कर दें पंजाब के ऊपर, जिस तरह आपने इस वक्त ट्रैफिक रूल्स इम्पोज किए, दिन दिहाड़े ट्रैफिक पुलिस वार्डन बदतमीजियाँ कर रहे हैं. लोगों को यही नहीं पता कि सलमान को 5,000 का चलान हुआ है. सो गाइज, इसी 5,000 से याद आता है कि 3,000 की हमारी सब्सक्रिप्शन है. चलान बड़े महंगे हो गए, लेकिन हमारी सब्सक्रिप्शन 3,000 की रही है. देख लें सर, ये हम आपसे मोहब्बत करते हैं. #वोट ही हो. तो 5,000 रुपये का चलान हो गया. और इंटरेस्टिंग इनफ, पहले स्मार्ट सिटी के तहत ये चलान के नोटिफिकेशन आपको आती थी, अब नहीं आती. अब आपके 6-7 चलान इकट्ठे होते हैं. कोई वार्डन आपको रोता है कि 6 चलान गाड़ी बंद कर दूंगा. फिर पता नहीं क्या होता है, क्लासिक ब्लैकमेल, कि गाड़ी नहीं बंद करो तो चलान फौरी पे करो. अब कितने लोग हैं जो ऑन द स्पॉट 20-30 हज़ार रुपये दे सकते हैं? 10,000 रुपये से मैं दे सकता हूँ, एंड पर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकता. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस बेसिकली मीन्स दैट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन जहाँ पे आपका व्हीकल आपके पास रहे, व्हाट विल यू डू? ब्राइब. दिस इज़ हाउ दिस पीपल एक्सप्लॉइट. दिस इज़ हाउ दे बिल्ड दिस सेटअप अप एंड दे कीप टेकिंग मोर एंड मोर मनी. इंटरेस्टिंगली इनफ, CCD की तरफ से भी अब आपको करप्शन नज़र आ रही है, आपको NCCI करप्शन भी नज़र आ रही है, ट्रैफिक पुलिस के मामला भी आपको नज़र आ रहे हैं. तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ रेवोल्यूशनरी चेंज आप ला रहे हैं जो कल को हेल्प करेगा? सो यहाँ पे पॉलिसीज़ इम्पोज की जाती हैं एज अपोज टू अ सर्विस क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. देयर आर सम गुड सर्विसेज जो पंजाब गवर्नमेंट का आ रही है, जो उनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो उसकी प्राइवेटाइजेशन है, उसमें अब कम से कम डॉक्टर्स मौके पे मौजूद हैं, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनीज इंश्योर कर रही हैं. बट एट द सेम टाइम जो वो प्राइवेट कंपनीज़ को लाहौर शहर के अंदर पे आउट्स दे रहे हैं हार्ट सर्जरीज़ के लिए बच्चों पे, वहाँ पे मेजर डिस्क्रेपेंसी है. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि एक तरफ से ये ठूठी ठीक करते हैं, लीक कहीं और से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ठूटियाँ इन्होंने नाकस लगाई थी. एक बंदे ने पूरा पानी सप्लाई का नेटवर्क बनाया है. ही नोज़ एग्जैक्टली उससे डंडी कहाँ मारी है. वो पहले उस डंडी में पैसे कमाता है, फिर उस डंडी की मुरम्मत करने में पैसे कमाता है, और फिर कहता है कि मुझे मानो मैंने मुरम्मत की है. बनाई हुई तो तू ही सी ना. अब मैं आज ही सुबह सियालकोट गया था और वापस आऊँ. सियालकोट मोटरवे कितना अर्सा हो गया जी? 5 साल 6 साल उसमें पैच वर्क हो रहा है. आपने एक मोटरवे बनाई है, अरबों रुपए लगे हैं, पैचवर्क किस चीज़ का हो रहा है? हमारे मुल्क के अंदर ये एक रिपीटेड प्रोसेस है. हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये 5-10 हज़ार लोग हैं, वो बता सकते हैं कि यार हमारे इलाके में एक ऐसी सड़क है जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक उस पर काम ही होता रहता है.
मैंने 12 साल कैंट से रायवन का सफ़र इख्तियार किया है। मैं आपको 3 रोडें बना देता हूँ जो पिछले 12 साल से कभी टूटती हैं, कभी बनती हैं, कभी टूटती हैं, कभी बनती हैं, कभी टूटती हैं, कभी बनती हैं। ये लोग अब हमारे ही पैसे इकट्ठे करके वही गलत तरीके से लगा के उसमें करप्शन करके हमें ही कहते हैं कि हमें मानो। चलो एक तो था ना कि हमारे पैसों से ये पोस्टर्स लगा रहे थे, वो तो एक तौहीन थी ही थी, लेकिन जो ये डेली का हमें तजलील करते हैं फिर कहते हैं कि हमें मानो, वो बहुत ही खौफनाक है। यहाँ पे बिलावल साहब की तकरीर से मैं एक चीज़ का ना डाटा बताना चाहूँगा। 2024 में जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ निक्विड है, उसने फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है 84,000 पेशेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान। 84,000 पेशेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान। यहाँ पे एक थोड़ा सा एरर है, मैं उसकी क्लैरिटी देना चाहूँगा। ये 84,000 पेशेंट्स वो नहीं हैं जो बलूचिस्तान से एक्सक्लूसिवली यहाँ पे आए हैं। दे आर पीपल जो बलूचिस्तान की डोमिसाइल रखते हैं, राइट। हाउएवर इसमें से काफ़ी लोग होंगे जो बलूचिस्तान से एक्सक्लूसिवली इस ऑपरेशन के लिए आए होंगे। 16,000 लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं और 35,000 से ज़ायद लोग पंजाब से। दिस इज़ अलार्मिंग कि हमारे इलाकों में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे इलाकों में ये सर्विसेज नहीं है। वी हैव टू गो टू सिटी सेंटर्स टू फाइंड दी सर्विसेज। और ये बात अकेले सिंध की सच नहीं, ये पंजाब के बारे में भी सच है। आज भी डिस्पाइट द रोड कनेक्टिविटी एंड मनी एग्जिस्टिंग, मेजर ऑपरेशंस के लिए पीपल ईदर गो टू पिंडी इस्लामाबाद या टू लाहौर। दे हैव टू, उनके पास ऑप्शन नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक दिस डॉक्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सरकारी अस्पताल मौजूद होते हैं, बट इफ़ यू अंडर फाइनेंस, जिस तरह हमने आपको साबित किया था एक क्लिप के अंदर कि अंडर फाइनेंसिंग कैसे होती है, कि सेम प्राइवेट अस्पताल के ऑपरेशन का सरकार खुद 5 लाख देती है और अपने लिए मेरे से 15,000 या 16,000 रुपये मुख्तस करती है। तो ज़ाहिर आप अंडर पे कर रहे होते हो, तो फिर ये डिस्क्रेपेंसी तो बनेगी। जो आखिरी खबर हम कवर करना चाहते हैं, जो पहले हमने आपको खबर दी थी जुडिशल रिलीफ की, तो आखिरी खबर हम आपको देंगे जहाँ पे जुडिशरी बिल्कुल हैंड इन ग्लव है रियासत पाकिस्तान के साथ। ईमान मज़ारी साहिबा एक वकील हैं, उनके मियाँ हादिल चट्टा साहब एक वकील हैं। उनको मुकदमे में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट अपॉइंटेड लॉयर। ये कोई मानने को तैयार है कि पाकिस्तान में 2 प्रोमिनेंट वकला एक वकील नहीं खड़ा कर सकते? मैं अभी बता सकता हूँ सैकड़ों वकील आला पेडिग्री के जो उनका केस फ्री रिप्रेजेंट करने को तैयार होंगे। वो ये क्लेम करते हैं कि जनाब ये जो स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 342 ऑफ CRPC ये हमारी है ही नहीं, जो हमारे वकील ने सबमिट की हुई है। ये सब कुछ रियासत पाकिस्तान कैपिटल में हो रहा है बाय द वे। और इमाम ज़ारी हादी चट्टा को बच्चे नहीं जिन्होंने कल वकालत शुरू की है। मसलन वो हेबियस की पटिशनें लड़ते हैं जहाँ पे मिसिंग पर्सन्स को बरामद कराते हैं, तो तगड़े वकील हैं, ठीक है। तो ये दिन दिहाड़े हो रहा है उनके साथ। उनका क्राइम क्या है? क्रिटिक ऑफ स्टेट, क्रिटिक ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हो रही हैं, क्रिटिक ऑफ द जुडिशल सिस्टम, ये उनका कसूर है। ना इमाम ज़ारी ने कभी बम फाड़ा है, ना इमाम ज़ारी ने कोई धरने दिए हैं जहाँ पर उसने तोड़फोड़ की है, ना इमाम ज़ारी ने कभी जाके रियासत पाकिस्तान की बिल्डिंगों पे हमला किया है, ना इमाम ज़ारी ने मुल्क में करप्शन की है, ना इमाम ज़ारी ने कोई हुदैबिया मिल्स के केस हैं, ना इमाम ज़ारी ने कोई बहरी जहाज़ों की कमीशनें ली हुई हैं, ना ही इमाम ज़ारी ने NRO किया हुआ। इमाम ज़ारी ने तो पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया हुआ। इमाम ज़ारी वो खातून है जिसकी वालदा जब सियासत कर रही थी तो अपनी वालदा की तनकीद वो पब्लिकली करती थी। तो हमें ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिकते ही नहीं हैं, ये बहस करते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनाएंगे। आप इमाम ज़ारी से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप रिलीजियस हों, लिबरल हों, लेफ्टिस्ट हों, राइटिस्ट हों, कोई भी हों, आप कहेंगे यार ये ज़्यादती हो रही है। और ये हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रही है। और जज का नाम है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा ताकि आपको पता हो ये लोग कौन हैं। जज साहब हैं जज मोहम्मद अफजल मजूका साहब, और इनके ख़िलाफ़ इन्होंने पिटिशन भी जमा करा दी है कि दे आर नॉट हैप्पी, डिस्ट्रस्ट की पिटिशन जमा करा दी कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव आवर केस प्रोसीड। अब ये चला गया काम दिसंबर 8 मंडे को। मुकदमे सीधे सीधे सिंपल होते हैं, जुडिशरी खुद उनके अंदर लकूने बनाती है। जब हम 27वीं तरमीम के बाद जुडिशरी का दिफा कर रहे थे ना, तो ये मुकदमों का हमें पता था, इसके बावजूद हम उनका दिफा कर रहे थे। पूछें क्यों? इसमें तो इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन 27वीं के बाद जो एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस होगी, अब सारे जजेस बाय नेचर पॉलिटिको हो जाएंगे।
कि रियासत के हक़ में फ़ैसले दो, नौकरियां बचाओ। जो ब्यूरोक्रेट्स का हाल होता है, ये AC/DC क्यों नहीं आपके लिए काम करते? बिकॉज ये पर्सनल मुलाजिम होते हैं पॉलिटिशियंस के, ये उनके काम करने के लिए होते हैं। पटवार खाना आप पे काम क्यों नहीं करता? ये पर्सनल मुलाजिम होता है लोकल MNA MPA के, ये हाज़िरियाँ देते हैं वहाँ। इलाके का जो SHO होता है वो MNA और बड़े डेरेदारों के कहते हैं डेरों पे जाके हाज़िरियाँ देते हैं, इसलिए आप काम नहीं कर सकते। दे हैव नो इंडिपेंडेंस। सूरत हाल जी टफ है। आदमखोर तेंदुआ भी रात के अंधेरे में आ गया, बरसाती नाला भी भर गया, लेकिन यही है हमारा पाकिस्तान। मैंने और आपने तो यहीं पे रहना है। यहाँ पे मैं कोट देना चाहूँगा, और ये कोट एक्चुअली मेरे दादा ने मुझे सिखाई थी। वो हमें ना इंग्लिश की और फ़ारसी की इडियम सिखाते थे। मेरा ख्याल है कि ये कोट अप्लाई करती है हमारे सियासतदानों को, जजेस को, हमारे मीडिया तज्ज़िया नगारों को, हमारे डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। You can fool some of the people all the time. You can fool all of the people some of the time, but you can never fool all of the people all of the time. तो एक ही रियासत में रहते हुए अगर आपकी एथनिसिटी में कोई ज़ेर ज़बर पेश आती है तो आपकी ह्यूमन राइट्स चेंज कर जाते हैं। आपके पैसों में ज़ेर ज़बर पेश आती है, आपकी ह्यूमन राइट्स चेंज कर जाते हैं। आपकी सियासी जमात मकबूल है एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में या नहीं है, आपकी ह्यूमन राइट्स चेंज कर जाते हैं। मसला ये है सर कि ह्यूमन राइट्स ह्यूमंस को मिलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान में सारे ह्यूमंस हैं और 97% लोग मुसलमान हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आखिरी लाइन स्पॉन्सर्ड बाय सलमान थी। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।